6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में एक बिल्कुल आम सोमवार की सुबह थी। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल में थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी आसमान में एक अमेरिकी B-29 हवाई जहाज दिखाई दिया। सुबह के ठीक 8:15 हुए थे जब उस प्लेन से कुछ नीचे गिरा। वो क्या था, ये कोई समझ नहीं पाया, किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। वो चीज पूरे 43 सेकंड तक हवा में गिरती रही, बस 43 सेकंड, और इसके बाद पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया, सब कुछ खत्म हो गया। शहर को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उस पर क्या कहर टूटा है। धमाके ने एक पल में आग का एक विशाल गोला बना दिया। ऐसा लगा मानो कोई दूसरा सूरज जमीन पर उतर आया हो। जमीन का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतनी भयंकर गर्मी में लोग जहां थे वहीं भाप बनकर उड़ गए। देखते ही देखते 80,000 जानें चली गईं। और ये तो बस उस तबाही की शुरुआत थी। एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये बम गिराया क्यों गया? इस भयानक विनाश की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। तो ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स, यानी जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थी एलाइड पावर्स, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका जैसे देश थे। मजे की बात यह है कि शुरुआत में अमेरिका इस लड़ाई से दूर ही रहना चाहता था। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में जापान एक बहुत बड़ी ताकत बनने का सपना देख रहा था। वो ग्रेटर एशिया बनाना चाहता था, मतलब एक ऐसा एशिया जिसका लीडर जापान हो। लेकिन असल में वो दूसरे देशों पर कब्जा करके उनके संसाधनों यानी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा था। 1931 में उसने चीन के मंचूरिया पर हमला किया और 1940 आते आते दक्षिण पूर्व एशिया के कई बड़े हिस्सों पर उसका कब्जा हो चुका था। अब जापान को रोकने के लिए अमेरिका ने सीधे सेना नहीं भेजी, बल्कि उस पर आर्थिक दबाव डालना शुरू किया। पहले स्टील, लोहे जैसी चीजों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, फिर सबसे बड़ा कदम उठाया, तेल पर पाबंदी लगाकर। ये जापान के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसका 80% तेल अमेरिका से ही आता था। इस आर्थिक घेराबंदी से परेशान होकर जापान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने अमेरिकी नौसेना को कमजोर करने के लिए 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया, और बस इसी हमले ने अमेरिका को सीधे दूसरे विश्व युद्ध में खींच लिया। अब देखिए, जापान का लड़ने का तरीका बहुत अलग था। वहां सैनिक कट्टरता अपने चरम पर थी। सम्राट हिरोहितो को तो भगवान का दर्जा दिया जाता था, और किसी भी सैनिक के लिए सरेंडर करना, मतलब आत्मसमर्पण करना, सबसे बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी। इस कट्टर सोच का सबसे भयानक उदाहरण थे कामिकाजी पायलट। ये वो पायलट थे जो अपने हवाई जहाज़ों को दुश्मन के जंगी जहाज़ों से सीधे टकरा देते थे, यानी एक तरह का सुसाइड अटैक। सम्राट के लिए मरना ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलाइड सेनाओं का सामना किससे हो रहा था। ओकिनावा की लड़ाई इस कट्टरता की कीमत का एक दर्दनाक सबूत है। ये जंग इतनी भयानक थी कि इसमें 12,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ जापान के 1,10,000 से ज्यादा सैनिक और करीब 1 लाख आम नागरिक मारे गए। इन आंकड़ों ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के होश उड़ा दिए। उन्हें समझ आ गया कि जापान पर सीधा जमीनी हमला करना कितना महंगा पड़ सकता है। इसी बीच अप्रैल 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मौत हो गई। उनकी जगह ली उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने, और अचानक युद्ध को खत्म करने की ये भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। राष्ट्रपति बनते ही ट्रूमन को एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। उन्हें पता चला कि अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम बना लिया है, और 16 जुलाई 1945 को इसका सफल टेस्ट भी हो चुका है। अब बम इस्तेमाल करने से पहले एलाइड देशों ने जापान को एक आखिरी चेतावनी दी। पोट्सडैम घोषणा में जापान से कहा गया कि वो बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे, और चेतावनी दी गई कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका तत्काल और पूर्ण विनाश होगा। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये विनाश किस हथियार से होगा। जापान ने इस घोषणा को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रूमन ने परमाणु बम के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसमें करीब 80,000 लोग तुरंत मारे गए, मगर इसके बावजूद जापानी सेना ने हार नहीं मानी। इसके जवाब में 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा और भी ज्यादा ताकतवर बम गिराया गया, जिसका नाम था फैट मैन।
लेकिन जापान का सरेंडर करना सिर्फ इन बमों का नतीजा नहीं था। कई चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही थी, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भी जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। आखिर में सम्राट हिरोहितो ने खुद दखल दिया और सरेंडर करने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इन बमों के इस्तेमाल पर एक नैतिक और रणनीतिक बहस आज तक चलती आ रही है। सवाल वही है, क्या ये वाकई जरूरी था? तो चलिए दोनों पक्षों की दलीलों को समझते हैं। एक पक्ष कहता है कि ये बम गिराना जरूरी था क्योंकि इससे एक लंबा जमीनी युद्ध टल गया और लाखों अमेरिकी सैनिकों की जानें बच गईं। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ये बिल्कुल गलत था क्योंकि जिन शहरों पर हमला हुआ वहां 95% आम नागरिक थे। उनका तर्क है कि जापान शायद सोवियत हमले की वजह से वैसे भी हार मान लेता। कुल मिलाकर इन दो बमों ने करीब करीब 2 लाख लोगों की जान ले ली। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इनमें से 95% आम लोग थे, सैनिक नहीं। दशकों बाद भी इस मुद्दे पर दुनिया बटी हुई है। 1991 में एक सर्वे हुआ था। उसमें 63% अमेरिकियों को लगा कि बमबारी सही थी। वहीं जापान में सिर्फ 29% लोग इससे सहमत थे, जबकि 71% का मानना था कि यह सरासर गलत था। ये दिखाता है कि नजरिया कितना मायने रखता है। आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर किसी लीडर को हजारों लोगों को मारने वाले हथियार का बटन दबाने से पहले एक इंसान को अपने हाथों से मारना पड़े, तो क्या वो फैसला लेना उतना ही आसान होगा? ये सवाल हमें युद्ध में लीडरशिप के भारी नैतिक बोझ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।